ये कहानी है ओडिशा के एक ऐसी पीजी की जहाँ पर बहुत सारे राज दफन थे और जब ये राज दुनिया वालों के सामने आए उनके मानो होश उड़ गए। हे गाइस व्हाट्स अप, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो आ रही है ओडिशा से। तो ये स्टोरी शेयर करी है साक्षी ने। थैंक यू सो मच साक्षी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर अपनी स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। साक्षी जो कि ओडिशा में पीजी की तलाश में थी। दरअसल साक्षी की जॉब ओडिशा में लगी थी। उसकी ये सेकंड जॉब थी। पहले वो दिल्ली में हुआ करती थी पर अब ओडिशा में जॉब लगने के कारण साक्षी को ओडिशा में शिफ्ट होना पड़ता है। अब साक्षी ऑनलाइन पीजी ढूंढने की कोशिश करती है और ढूंढते ढूंढते उसे एक ऑनलाइन पीजी मिल भी जाता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, रीजनेबल प्राइस में होता है और सबसे अच्छी बात वो ऑफिस के ही पास होता है। साक्षी अब पीजी ओनर को कॉन्टैक्ट करती है। बात करने पे पता चलता है कि जो पीजी ओनर हैं वो तो मुंबई में रहते हैं पर जो ओनर होते हैं वो एक केयर टेकर का नंबर दे देते हैं जो कि उसी पीजी में रहा करते थे और बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी उस पीजी के बारे में जानना हो या पीजी देखना हो, आप एक बार केयर टेकर को कॉल कर देना, वो आपको पूरा पीजी दिखा देंगे। अब साक्षी अगले दिन काम निपटाकर पीजी देखने चले जाती है। उसने केयर टेकर से ऑलरेडी बात कर ली होती है। केयर टेकर साक्षी से मिलता है, उसको पीजी के बारे में बताता है और बताता है कि ये पीजी 3 फ्लोर का है और तीनों फ्लोर में 4-4 रूम्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पर केयर टेकर और उसकी फैमिली एक रूम में रहते थे और बाकी रूम्स में बाकी लोग रहा करते थे। कोई स्टूडेंट्स था तो कोई जॉब करते थे और एक ये भी रूल था कि हर रात को 11 बजे के बाद पीजी के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि 11 बजे से पहले ही सबको आना होता है और अगर बाय चांस कभी लेट हो जाओ तो केयर टेकर को एक बार कॉल करके बता देना। साक्षी को पीजी काफ़ी अच्छा लगता है और वहाँ का एनवायरनमेंट भी। जब साक्षी पीजी देख रही थी तो कुछ लड़कियां थी जिससे साक्षी की इंटरेक्शंस हुई थी। सभी काफ़ी अच्छे से, काफ़ी फ्रेंडली तरीके से साक्षी के साथ बिहेव कर रही थी, उसको ट्रीट कर रही थी। तो उसे लग रहा था कि चलो सही है यार, यहाँ पे आसपास जितने भी लोग हैं अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छे से बात करते हैं और इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। वेल साक्षी अगले दिन ही पीजी में शिफ्ट हो जाती है और देखते देखते साक्षी को इस पीजी में रहते हुए 4 महीने हो जाते हैं। अब एक रात की बात है जब साक्षी रात को अपना सारा काम निपटा कर नॉर्मली किताबें पढ़ रही थी कि तभी साक्षी को एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। उसको ऐसा फील होता है कि उसके जो कमरे का टेम्परेचर है वो एकदम से नीचे चले गया है, लो हो चुका है। अचानक से ठंड बढ़ चुकी थी और एक बड़ी अजीब सी, बहुत गंदी सी स्मेल साक्षी को आने लगी थी। ये स्मेल कुछ ऐसी थी जैसे कि मानो कुछ सड़ रहा हो। बहुत गंदा फील हो रहा था साक्षी को इस टाइम पर। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसको कूड़े के पहाड़ में बिठा दिया गया हो। अब साक्षी का सर दर्द करने लग जाता है और देखते देखते सर दर्द इतना बढ़ जाता है कि साक्षी को कॉल करके अपने बगल वाले रूम में जो उसके दोस्त रह रहे थे उन्हें बुलाना पड़ता है। जब उसके दोस्त रूम से साक्षी के रूम तक पहुंचे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि साक्षी अपने रूम में बेहोश पड़ी हुई थी। जब दोस्त वहाँ पहुँचते हैं और साक्षी को ऐसी पड़ी हुई हालत में देखते हैं तो केयर टेकर को जल्दी से कॉल कर देते हैं। केयर टेकर भी अब भागे भागे आता है और साक्षी की इस हालत को देखकर जस्ट बगल में ही इनके जो पीजी था उसके जस्ट 1-2 घर छोड़कर एक क्लिनिक था जहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स बैठते थे और जो डॉक्टर वहाँ बैठते थे उनसे काफ़ी अच्छी खासी जान पहचान थी केयर टेकर की। तो डॉक्टर को कॉल करके नीचे बुला देता है। तो वो उनका घर ही था, नीचे क्लिनिक था और ऊपर घर था। तो रात काफ़ी हो गई थी, ऑलरेडी 1-2 बज रहे होंगे। डॉक्टर भी आ जाते हैं नीचे, साक्षी को ले जाया जाता है और पूरा इलाज कराया जाता है। साक्षी को होश भी आ जाता है लेकिन पता नहीं क्यों साक्षी कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। सबके लिए वो वाला मंजर बहुत ज़्यादा डरावना था। साक्षी बोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है बट स्टिल वो बोल नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे उसके फेस का सिर्फ इतना सा पोर्शन जहाँ से तुम बोलते हो, जो तुम्हारे होंठों वाला, लिप्स वाला पोर्शन होता है, वो पूरा पैरालाइज्ड हो चुका है। कुछ मूवमेंट्स ही नहीं हो पा रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी, वो चिल्लाने की कोशिश कर रही है, वो तोड़ फोड़ कर रही है, वो हाथ यहाँ वहाँ मार रही है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। साक्षी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे उसकी ज़िंदगी एक इतना बड़ा टर्न ले सकती है। साक्षी को पीजी ले जाया जाता है। उसके सारे दोस्त पूरी रात साक्षी के साथ ही थे। इनफैक्ट जो केयर टेकर था और उसकी जो वाइफ थी वो दोनों भी साक्षी के साथ ही थे। वेल साक्षी इन सब के साथ 4 महीने से रह रही थी और इतने महीनों से रहने के बाद इन सब के साथ एक घर जैसा ही संबंध बन चुका था और इसी वजह से हर कोई साक्षी के लिए बहुत ज़्यादा टेंस्ड था, बहुत ज़्यादा परेशान था। केयर टेकर साक्षी को बोलते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम कल ही सुबह एक अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे और तुम्हारा बहुत अच्छे से इलाज करवाएंगे।
दरअसल जो डॉक्टर थे जिन्होंने साक्षी का अभी इलाज करा था, जो जस्ट बगल में रहते थे, उन्होंने एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में बात कर ली थी साक्षी को लेकर। तो बस सुबह लेकर जाना था और वहाँ पे टेस्ट होंगे, इलाज होगा। सब यही सोच रहे थे कि साक्षी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सुबह होती है, साक्षी के सारे दोस्तों ने आज छुट्टी ली हुई थी। केयर टेकर जल्दी से तैयार होकर आते हैं और बोलते हैं कि बेटा चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं। और हॉस्पिटल चलने से पहले एक बार मंदिर हो आते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद ही चलते हैं। अब ये सारे मंदिर पर पहुंच चुके थे, लेकिन मंदिर में जैसे ये एंटर करने वाले थे, अचानक से साक्षी बेहोश हो जाती है। वहाँ पे जो उसकी सारी दोस्त होती है वो जल्दी से साक्षी को उठाती है और वापस उसे कैसे कैसे करके पीजी में लाया जाता है। जब पीजी में लाते हैं तो साक्षी को वापस से थोड़ा होश आ जाता है। जब उसे होश आता है तो सब बोलते हैं कि चलो यार अब जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते, साक्षी को होश भी आ गया तो जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। हॉस्पिटल ले जा ही रहे होते हैं कि साक्षी की एक दोस्त होती है जो कि हनुमान जी की भक्त होती है। तो वो क्या करती है, एक फ़ोटो होती है उसके पास हनुमान जी की, वो लाती है और साक्षी को दे देती है कि तू चिंता मत कर, हनुमान जी तेरी रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे ही वो फ़ोटो साक्षी हाथ में पकड़ती है, साक्षी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस फ़ोटो को फेंक देती है। और ये रिएक्शन देखकर हर कोई हैरान था। साक्षी कभी भी इतनी एग्रेसिव टाइप की लड़की नहीं थी और भगवान जी की फ़ोटो फेंकना ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। हर कोई हैरान था, बट सबको लगता है कि साक्षी इस टाइम जिस दौर से गुजर रही है उसी की वजह से साक्षी इस टाइम बहुत शॉक्ड है, बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है और शायद इसी वजह से वो ये सब हरकतें कर रही है, जो कि शायद कहीं ना कहीं नॉर्मल भी हो। मतलब आप खुद सोचो कि एक अच्छी खासी हंसती खेलती लड़की एक दिन अचानक से बोल ना पाए, उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स पैरालाइज्ड हो जाएं, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? उसे गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, हर चीज़ से इरिटेशन होगी। शायद यही सारी चीज़ें साक्षी भी फील कर रही थी। अब साक्षी को हॉस्पिटल ले जाया जाता, जहाँ पर उसको डॉक्टर देखते हैं एंड वो बोलते हैं कि कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तब तक आप इनको ले जा सकते हैं, आप इनके टेस्ट करवाइए और उसी के बाद हमें पता चल पाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है। डॉक्टर के ये बोलने के बाद अब साक्षी को वापस पीजी में ले जाया जाता है। ये दिन कैसे कैसे करके बीतता है। अब रात हो जाती है, साक्षी अपने दोस्त के साथ अपने दोस्त के रूम में ही सो रही होती है, वो अपने रूम में अकेले नहीं सोती है। ठीक है, आधी रात हो गई है कि अचानक से जिस दोस्त के साथ साक्षी सो रही थी उसको बड़ा अजीब फील होने लगता है, सेम वैसा ही जैसा साक्षी को उस रात को हुआ था। उस दोस्त को ऐसा लगता है जैसे उसके रूम का टेम्परेचर एकदम से बहुत लो हो चुका है, उसे बहुत ठंडी लगने लग जाती है और वापस से उस दोस्त को किसी के सड़ने की बहुत अजीब सी गंदी सी बदबू आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है, जिसके बाद उसकी आंख खुल जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से क्या हुआ और इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। और साक्षी की दोस्त जब ये सब देखने के लिए उठती है तो वो ये देखती है कि उसके रूम में साक्षी नहीं थी। वो हैरान हो जाती है कि आधी रात को साक्षी कहाँ गई। वो जाती है, वो बाथरूम में देखती है तो वहाँ पर भी साक्षी नहीं है। और अब ये हैरान है कि यार आधी रात को एक लड़की जो इस टाइम पर इतनी शॉक्ड है, उसकी ज़िंदगी में इतना सब हो रहा है, वो काइंड ऑफ ट्रॉमेटाइज्ड भी है, वो आधी रात को कहाँ गई। अब जो दोस्त होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो अपने बाकी फ्रेंड्स को कॉल करती है, केयर टेकर को कॉल कर देती है कि साक्षी नहीं मिल रही कहीं पर भी, मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गई, अभी तक तो मेरे साथ ही थी, अभी मैंने जब उसे देखा तो वो वहाँ नहीं थी। सब एकदम से भागे हुए आते हैं, सबको यही डर था कि साक्षी जो भी उसके साथ चल रहा है उसके चलते कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। हर कोई जोर जोर से साक्षी को आवाज़ लगा रहा है, हर कोई साक्षी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, हर जगह ढूंढा जा रहा है, पर साक्षी कहीं नहीं मिल रही। सब ढूंढ ही रहे कि तभी अचानक से पीजी में एक आवाज़ गूंजती है। ये आवाज़ इनके सिक्योरिटी गार्ड की होती है। जैसा मैंने बताया था कि रात के 11 बजे के बाद जो दरवाज़ा होता है वो बंद हो जाता है और हमेशा उस दरवाजे के पास एक गार्ड रहते थे और ये आवाज़ उन्हीं के चिल्लाने की होती है। पीजी में जितने भी लोग मौजूद होते हैं सब भागते हुए जाते हैं सीधा गार्ड भैया के पास। और जब वो गार्ड भैया के पास जाकर देखते हैं तो जो गार्ड भैया होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो इतने डरे हुए होते हैं कि उनकी तो मानो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उनसे पूछा जाता है कि भैया क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हो। और फिर हर कोई सीधा गेट की तरफ देखता है क्योंकि गेट की तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही होती है। जब सब गेट की तरफ देखते हैं तो वहाँ उन्हें दिखती है साक्षी। सब देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि साक्षी गेट को बार बार ज़ोर ज़ोर से हिलाई जा रही थी। 11 बजे के बाद ये गेट में ताला लग जाता है और ये गेट कोई छोटा गेट नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े 2 गेट है जिन्हें ऐसे मिलाकर एक गेट बनता है।
और इन पे बहुत बड़ा ताला लगा है और साक्षी उन्हीं दोनों गेट को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हिलाए जा रही है और हंस रही है। वो हंसे जा रही है और इस गेट को ऐसा लग रहा है जैसे वो तोड़ने वाली है। हर कोई ये देख के हैरान है कि वो लड़की जो सुबह तक जिससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, जिसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, उसके अंदर इस समय इतनी ताकत है कि वो एक लोहे के इतने बड़े गेट को इतनी ज़ोर से हिला पा रही है। और इतनी ताकत आई कहाँ से? कोई नॉर्मल इंसान इतने बड़े गेट को इतनी ज़ोर से नहीं हिला सकता, बट साक्षी हिला पा रही थी। और जिस तरीके से वो हंस रही थी वो बहुत ज़्यादा डरावना था। अब वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सब साक्षी को मिलकर पकड़ते हैं और पीजी लाने की कोशिश करते हैं। साक्षी बहुत मुश्किल से काबू में आती है। केयरटेकर साक्षी के हाथ पांव बांध देते हैं ताकि वो साक्षी को कंट्रोल कर सके। साक्षी अपने सर को दीवार में मारने लग जाती है और सर को दीवार में मारते हुए भी वो सिर्फ हंस रही थी। वो पागलों की तरह हंसे जा रही थी। उसका लिटरली सर पूरी तरीके से फट चुका था, बट स्टिल वो बस हंसे जा रही थी। ये सारा मंजर देखकर सबको बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। सब सहम चुके थे। जो साक्षी ने ये हरकतें करी किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो वहाँ पे केयरटेकर होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये जो भी हरकतें थी ये किसी नॉर्मल इंसान की नहीं थी। ज़रूर हो ना हो साक्षी के अंदर कोई स्पिरिट है, कोई आत्मा है जो साक्षी से ये सब चीज़ें करवा रही है। अगले ही दिन की सुबह जो केयरटेकर होते हैं वो एक मौलवी जी को लेकर आ जाते हैं। जब मौलवी उस पीजी में आते हैं तो वो बताते हैं कि पीजी में कदम रखते ही उनको एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हुई थी। इसका मतलब केयरटेकर सही थे। साक्षी के अंदर इस समय एक आत्मा है। अब मौलवी आते हैं और साक्षी के ऊपर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। एंड देन साक्षी जो कि पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं बोल रही थी, अचानक से वो बोलने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षी ही नहीं, साक्षी के अंदर कोई और ही इंसान है जो कि साक्षी के थ्रू बोल रहा है। मौलवी साक्षी से पूछते हैं कि तू है कौन और तू इस बच्ची के अंदर क्या कर रही है, तू क्या करना चाहती है, आखिर तू चाहती क्या है। और जैसे ये पूछते हैं साक्षी अचानक से ज़मीन में गिर जाती है और रोने लगती है और रोते रोते वो अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि जहाँ पर आज एक पीजी है वहाँ एक समय एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था। उस घर में एक बूढ़ी माँ और उसके साथ उसका एक बेटा और उसकी बहू रहा करती थी। वक्त बीतता है और उसके बेटे को मुंबई जाना पड़ता है जॉब के लिए। देखते ही देखते बेटा और बेटे की जो वाइफ होती है, जो कि बहू होती है, वो दोनों मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं और वो बूढ़ी माँ एकदम अकेली पड़ जाती है। वो आलीशान घर जिसे बाहर से देखने पर देखने वालों की आंखों में रोशनी आ जाए, एक ऐसे आलीशान घर के अंदर एक बूढ़ी माँ घुट घुट के जी रही थी। उम्र के चलते आंखों की रोशनी कम हो जाती है और बाकी बीमारियां बढ़ने लगती। और एक दिन ऐसे ही उनको पैरालिसिस अटैक आ जाता है, जिसके बाद उनकी बॉडी पूरी तरीके से मूव करना बंद हो जाती है। बेटे का फ़ोन तो आता है पर फ़ोन उठाने के लिए हाथ काम नहीं कर रहे होते। माँ अपने बेटे से बात करना चाहती थी, उसको बुलाना चाहती थी, पर बुलाने के लिए उनके होंठ नहीं हिल रहे होते, उनकी ज़ुबान काम नहीं कर रही होती। और इसी तरह से उस बेबस माँ का अगले दिन देहांत हो जाता है। बेटा 3 दिन तक लगातार कॉल करता है, पर सामने से जब कोई भी आंसर्स नहीं मिल रहे होते तो बेटा सीधा उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा में आकर जैसे वो अपने घर के अंदर जाकर देखता है कि उसकी बेबस माँ ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसकी सांसें तो रुक चुकी थी, पर उसकी आंखों में अपने बेटे को आखिरी बार देखने की, अपने बेटे से आखिरी बार बात करने की आस साफ साफ झलक रही थी। बेटा अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद वहाँ से चला जाता है और उसके बाद कभी वापस नहीं आता। बेटा तो चला जाता है, पर उस आलीशान बंगले में आज भी उस माँ की आत्मा घूम रही होती है। और उस बूढ़ी माँ के लिए वो आज भी एक आलीशान घर है जिसमें वो अकेले रहती है, शायद अपने बेटे का वेट कर रही है। और जब भी वो देखती है कि नए नए लोग इधर आ रहे हैं, इधर रह रहे हैं, उसको बड़ा बुरा लगता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। उसको लगता है कि ये नए नए लोग, अनजान लोग मेरे घर में क्या कर रहे हैं और यहाँ क्यों रह रहे हैं। और शायद इसी गुस्से के कारण उस बूढ़ी माँ की आत्मा ने साक्षी की बॉडी को पोजेस्ड कर लिया था। शायद वो बताना चाहती थी कि अगर तुम सब यहाँ पर मेरी परमिशन के बिना रहोगे, मेरे घर पे रहोगे,
तो अंजाम सही नहीं होगा। ये सारी बातें बताने के बाद मौलवी जी साक्षी के गले में एक ताबीज़ बांध देते हैं, जिसके बाद साक्षी नॉर्मल हो जाती है। वो बोलने भी लग जाती है, पर वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। साक्षी का बताना है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर साक्षी को उस बूढ़ी औरत के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि जो भी चीज़ें हुई है वो उस बूढ़ी औरत के साथ नहीं बल्कि साक्षी के साथ हुई है। वो उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पा रही थी, वो फील कर पा रही थी, और इसीलिए वो बार बार रोए जा रही थी। ये दिन भी बीत जाता है और अगले दिन साक्षी इस पीजी को छोड़कर एक नए पीजी में शिफ्ट हो जाती है। साक्षी का बताना है कि वहाँ पे कई सारे लोगों ने भी पीजी छोड़ दिया था, क्योंकि जब ये घटना धीरे धीरे सबको पता चली तो सबको कहीं ना कहीं डर लगने लगा था और कोई भी नहीं चाहता था कि उनका हाल साक्षी जैसा हो। वेल, आज भी वो केयर टेकर और उनकी फैमिली उसी पीजी में रह रहे हैं और साक्षी को नहीं पता कि अब उस पीजी का क्या हाल है। क्या वहाँ पर अभी भी वो आत्मा है? क्या वो चले गई है? क्या उसके बाद किसी और को भी वहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील हुई? हु नोज़। बट वो पीजी आज भी चल रहा है और वहाँ पर आज भी नए नए लोग आते हैं। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी ओडिशा के एक हॉन्टेड पीजी की स्टोरी। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।